नमस्ते वानर सेना, कैसे हो? बहुत दिनों से मेरे को देखा नहीं होगा, तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं भाग गई छोड़ के। हाँ, और आंचल मैम भी आ गई है, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि नोबिता मैम ने आपको पढ़ाना छोड़ दिया। मैं नहीं जा रही हूँ कहीं पे। मैं अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ती हूँ, तो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। हैप्पी न्यू ईयर सब लोगों को। और एक्चुअली में क्या हुआ था कि आप लोगों को पता ही तो है कि मैं ग्रीन स्क्रीन और आईपैड से पढ़ाती हूँ। तो जो ये पेंसिल था ना, ये मेरा खराब हो गया था। और ये बिल्कुल ही नहीं चल रहा था, रिपेयर भी नहीं हो रहा था। तो मैं गई थी एप्पल के स्टोर पे, और फिर उन्होंने जो है ये रिप्लेस करके दिया। अब ऑर्डर किया और डिलीवरी ये सब होते होते टाइम लग गया। तो फाइनली कल मुझे ये मिला पेन, और आज मैं जो है धराधर आपके जितने भी सेशन मेरे से मिस हुए हैं वो सबके सब मैं रिकॉर्ड करके आपको दे रही हूँ। तो बच्चे लोग, इतने एफर्ट का जो है रिस्पेक्ट जरूर रखना, और आप बिल्कुल से ये सेशंस देख लेना, क्योंकि माँ कसम मेरी तबीयत बिगड़ रही है, क्योंकि अब मुझे इतनी सारी रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। तो प्लीज देख लेना। वैसे बाय द वे, आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं? आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं 11 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो आपको अपने पेपर पे दिख सकते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के चैप्टर से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको 11 क्वेश्चंस करवाऊंगी। इन 11 क्वेश्चंस में मैं आपको असर्शन एंड रीजनिंग भी करवाऊंगी। मैं आपको ये क्या कहते हैं, आपके 2 मार्कर 5 मार्कर जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो करवाऊंगी ही। तो आप लोगों को है टिके रहना है क्लास के एंड तक, ताकि पूरा का पूरा बेनिफिट जो है वो आप उठा के लेके जाओ। और प्लीज क्वेश्चंस को नोट कर लेना। हालांकि आप लोगों को सेशन के नोट्स स्लाइड्स मिल जाते हैं बाद में टेलीग्राम चैनल पे, पर वो बाद में मिलेगा। ठीक है, तो अभी के अभी आप लोगों को क्या करना है, ये नोट डाउन कर लेना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। और विदाउट मच फर्दर अडू, हमारा पहला सेशन का सवाल जो है वो है, सॉरी, पहला सवाल ऑफ द सेशन, ठीक है, वो ये है कि पीएच ऑफ अ सैंपल ऑफ टोमेटो जूस की जो पीएच है वो 4.6 है। तो ये जूस की टेस्ट कैसे होगी, और आप एक ऐसा रीजन दीजिए ताकि आपका आंसर जो है वो सही सही लगे। ठीक है, एसिड रेन कैन मेक द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स डिफिकल्ट हाउ। तो देखो बच्चा, अगर पीएच टोमेटो जूस का 4.6 है, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, ये एसिडिक होगा, और एसिड्स आर सावर टू टेस्ट। तो ये क्या होगा, ये खटास इसमें जरा सी हमें महसूस होगी। ठीक है, एसिड रेन सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स को डिफिकल्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि जो है वो रेन जो है वो एसिडिक इन नेचर होता है, और जैसे ही ये वाटर बॉडीज को हिट करता है, तो एक्वाटिक एनिमल्स या फिर जीव जंतु, हमारी जो लाइफ होती है ना, वो थोड़ी सी एल्कलीन नेचर की होती है। हम कुछ 7 to 7.8 7.7 इस तरह के एक पीएच लेवल पे हमारा बॉडी ऑप्टिमम लेवल पे काम करता है। और सिर्फ हमारा ही नहीं, सारे जीव जंतुओं का। तो जैसे जैसे आप उस एनवायरमेंट को एसिडिक कर दोगे, तो कैसे चलेगा, जिंदगी नहीं चल पाएगा, है ना, जिंदगी तो चल ही नहीं सकता। तो इसीलिए जो है डिफिकल्ट हो जाता है। आओ चलो अब इस आंसर को सुंदर तरीके से कैसे लिखना है वो हम जान लेते हैं। देखो, the taste of tomato juice will be slightly sour, and the pH 4.6, it indicates that tomato juice is an acid and acids are sour to taste। ठीक है, तो इस pH से हमें पता चल गया कि टोमेटो जूस जो है वो क्या है, एसिड है, और एसिड्स जो होते हैं वो हमेशा ही थोड़े से खट्टे होते हैं। ठीक है, अब इसी सवाल का जो दूसरा पार्ट था वो देख लो, लिविंग एनिमल्स कैन सर्वाइव विद इन अ पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। जैसे कि मैंने बताया, हमारा थोड़ा एल्कलीन नेचर में जो है हम वहां प्रभावित होते हैं, और वहां पे हम ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। तो अगर पीएच ऑफ किसी रिवर को, नदी को आप जरा सा एसिडिक कर दो, तो क्या हो जाएगा, देन सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स विल बिकम डिफिकल्ट, है ना। तो एक्वेटिक एनिमल्स का जो सर्वाइवल है वो डिफिकल्ट होना जाहिर सी बात है ना। तो समझ आ गया होगा ये चीज, इस क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत आसान सा सवाल था, है ना। चल क्वेश्चन नंबर 2 देखो। एक स्टूडेंट जो है वो क्या कर रहा है, देखो, अरे स्टूडेंट बहुत कुछ कुछ कर लेते हैं यार, ये स्टूडेंट है ना, ये स्टूडेंट जो होते हैं ये बहुत कुछ कुछ कर लेते हैं। तो देखो, अ स्टूडेंट टुक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ कोनिकल फ्लास्क एंड एडेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू इट। क्या किया इन्होंने, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ऐड कर दिया। ठीक है, और साथ में क्या करे, कांस्टेंट स्टरिंग भी कर रही है। तो ही ऑब्जर्व्ड अ चेंज इन कलर ऑफ द सोल्यूशन, उसे एक कलर में चेंज दिखा। तो राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म एंड इट्स कलर, रिएक्शन इन्वॉल्व, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो चलो क्या करना, देखो, एक स्टूडेंट ने छोटा सा अमाउंट जो है कॉपर ऑक्साइड का लिया, यानी कि कॉपर ऑक्साइड CuO, और उसमें जो है धीरे 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 इसने क्या कर दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया। ठीक है,
और इसको वो कांस्टेंट स्टरिंग के साथ किया, मतलब धीरे धीरे उसे हिलाता भी गया। तो ही ऑब्जर्व्ड अ चेंज इन कलर, इस कलर में एक उसे चेंज, एक बदलाव उसे दिखाई दी। ठीक है, तो राइट द नेम ऑफ द केमिकल कंपाउंड। क्या लगता है बच्चा इसमें क्या फॉर्म हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे हमें CuCl2 बनता हुआ दिख जाएगा। देखो, कॉपर और हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट नहीं होगी, कॉपर के साथ क्लोरीन आके जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पसंद है तो वो जो है दूर जाके क्या करेगा? वाटर बना लेगा। तो इसी चीज को दोबारा से समझो। यहाँ पे ये देखो क्या कह रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो डिसॉल्व हो जाता है मिनरल एसिड में, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक मिनरल एसिड है, ठीक है, और ये एक कोरेस्पॉन्डिंग सा कॉपर का एक नमक बनाएगा और साथ में पानी भी आपको मिल जाएगा। अब जो सॉल्ट फॉर्म हो रही है इस रिएक्शन में, उसका नाम क्या है? उसका नाम है कॉपर क्लोराइड, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड था और आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड थी तो कॉपर क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बना लेंगे वाटर। ठीक है, इन aqueous solution copper chloride appears green in color। जब aqueous solution में होती है तो ये कॉपर क्लोराइड जो होगी ये क्या हो जाएगी? ये ग्रीन इन कलर होगी। लेकिन अगर आपने इसे थोड़ा सा भी हीट किया और इसे एनहाइड्रस बना दिया, मतलब कि इसके पानी को आपने उड़ा दिया, तो क्या हो जाएगा ये? तो ये जो है ये जरा येलोइश ब्राउन कलर का बन जाता है, येलोइश ब्राउन कलर का एक पाउडर बन जाता है। ठीक है, अब इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देख लो यहाँ पे किस तरह से किया है हमने। ये देखो, एक कॉपर है हमारा यहाँ पे, एक यहाँ पे कॉपर है। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लिया तो मतलब हमारे पास यहाँ पे 2Cl है, यहाँ पे भी हमारे पास 2Cl है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और हमारे पास एक ऑक्सीजन है, यानी कि ये जो हमारा इक्वेशन है ये बिल्कुल बराबर तरीके से बैलेंस्ड है। आ गया समझ सब लोगों को? यस, आशा करती हूँ कि सबको समझ आ गया होगा। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे थर्ड क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ब्लू लिटमस सोल्यूशन को हमने ऐड किया है 2 टेस्ट ट्यूब में, एक ए एक बी में। ठीक है, और यहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन रिस्पेक्टिवली है हमारे पास। मतलब टेस्ट ट्यूब ए में हमारे पास डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और टेस्ट ट्यूब बी में हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। तो इनमें से कौन से टेस्ट ट्यूब में कलर चेंज आपको दिख जाएगा? स्टेट द कलर चेंज एंड गिव इट्स रीजन। आपको कलर चेंज के बारे में भी बताना है और उसका रीजन भी आपको बताना है। तो चलो देख लेते हैं। देखो, जब आप ब्लू लिटमस को डालोगे टेस्ट ट्यूब ए में, ठीक है, तो आपको पता है कि एसिड्स क्या करते हैं? दे टर्न आब्राकडाब्रा। तो ABR एसिड्स क्या करते हैं? वो ब्लू लिटमस के कलर को चेंज कर देते हैं। तो कलर ऑफ द ब्लू लिटमस जो है वो चेंज हो जाएगी, ब्लू से रेड बन जाएगी। लेकिन जब आपने ब्लू लिटमस को ऐड किया होगा टेस्ट ट्यूब बी में, जहां पे भी आपके पास क्या था? एक बेस था, आपके पास था डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि आबरा का डाबरा ABR और दूसरा हमने पढ़ रखा है BRB, यानी कि बेसिस जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, ना कि अदर वे राउंड। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। चलो बच्चों आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन देखो हमसे क्या पूछ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि हमने ना एक कपड़े का क्लोथ स्ट्रिप लिया जिसे हमने ऑनियन जूस में डुबा दिया, मतलब प्याज के रस में उसे हमने डुबा दिया है। ठीक है, और इसे हम इस्तेमाल करेंगे, एक लिक्विड है एक्स नाम के, उसको टेस्ट करने के लिए। तब जब ये लिक्विड एक्स जो है ये चेंज करेगी अपने ओडर को, तो लिक्विड एक्स जो है ये क्या करती है? अपने स्मेल को चेंज करती है। Which type of an indicator is onion juice? हम सबको पता है कि अनियन जूस जो है ये क्या है? ये होता है आपका ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्या होता है आपका? ये होता है आपका ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, यानी कि स्मेल को ये चेंज कर देती है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का एक खासियत बात ये होता है कि जब भी आप उसे एसिडिक एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस करोगे तो वो अपने सेल में कोई बदलाव नहीं लाएगा, अपने स्मेल में कोई बदलाव नहीं लाएगा। लेकिन जैसे ही आपने उसे बेसिक एनवायरनमेंट में डाल दिया, उसकी स्मेल जो है बिल्कुल गायब हो जाएगी। और इसी से आपको पता चलता है। मैंने पढ़ाते वक्त आपको पिछली बार भी एग्जांपल दिया था कि नॉर्थ इंडिया में जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, जब आप पनीर हांडी, कोल्हापुरी पनीर वगैरह खाते हो, तो आपको सिरके वाला प्याज दिया जाता है। तो सिरके वाला जो प्याज होता है उसमें एक्चुअली एसिटिक एसिड होता है और इसीलिए प्याज की जो स्मेल होती है वो रहती है। लेकिन
अगर आप इस सिरके वाले प्याज के जगह अगर आपने प्याज को सोडियम कार्बोनेट के सोल्यूशन में डाल दिया होता तो कोई स्मेल नहीं रहती। ठीक है, समझ आ गया? तो देख लो, अ क्लोथ स्ट्रिप dipped in onion juice is used for testing a liquid X. The liquid X changes its odor. Which type of an indicator is onion juice? ये तो मैंने बता दिया। लिक्विड X जो होती है ये क्या करती है, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देती है। ब्लू लिटमस को अगर कोई रेड में कन्वर्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, ABR एसिड ही होगी। ठीक है, लिस्ट द ऑब्जर्वेशन ऑफ द लिक्विड एक्स विल शो ऑन रिएक्टिंग विद द फॉलोइंग। जब ये जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगी तब का होगा, जब ये सॉलिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगी तब क्या होगा, और ऑब्वियस सी बात है कि केमिस्ट्री है तो आपको केमिकल इक्वेशन जो है इस रिएक्शंस का आपको लिख के बताना है। तो चलो देख लेते हैं। देखो अनियन जूस जो है ये क्या है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या करते हैं, वो एक तरह का आपको ओडर मतलब स्मेल देते हैं एसिडिक मीडियम में, और उन्हीं का स्मेल वो बदल देते हैं जब वो एक बेसिक मीडियम में जाते हैं तब। अब जैसे ये लिक्विड एक्स जो है ये क्या कर रहा है, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि इसका मतलब है कि ये एक एसिडिक सोल्यूशन। ठीक है, अब इसी सवाल में हमसे पार्ट ए में पूछा गया था कि एसिड जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एक्टिव मेटल्स के साथ, जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, और साथ में आपको क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो अभी सवाल में पूछा था ना, जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगी, तो जाहिर सी बात है कि Zn ले लो, और साथ में मान लेते हैं कि हमारे पास H2SO4 गैस है, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा ZnSO4, और साथ में आपको मिल जाएगा हाइड्रोजन गैस। दैट्स इट, ये तो बैलेंस्ड ही है। देखो एक जिंक एक SO4, एक जिंक एक SO4, ये देखो 1 2H2, ये देखो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, बस। ठीक है, ऑलराइट। अब देखो दूसरे वाले में क्या पूछा गया, सॉलिड सोडियम कार्बोनेट के साथ, है ना, सॉलिड सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 ले लेते हैं, और साथ में अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवा दें तो क्या मिलेगा हमें बच्चा, क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, यस क्या मिलेगा, NaHCO3 मिल जाएगा हमें। एक तो मिल जाएगा हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, और दूसरा हमें क्या मिल जाएगा बच्चा, दूसरा हमें क्या मिल जाएगा, सोचो जरा, सोच के बताओ। एक मिल जाएगा हमें NaHCO3, और क्या मिल जाएगा, सोचो सोचो सोचो। देखो मुझे पता है कि आंसर तो अगले पन्ने पे लिखा हुआ है, पर मैं ये नहीं चाहती कि आप लोगों को अगले पन्ने पे देख के आंसर पता चले, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ, बता दो क्या हो जाएगा यहाँ पे। NaHCO3 मिलेगा हमें कि नहीं मिलेगा, कि ये भी बिल्कुल गलत ही है। NaHCO3 मिलेगा आपको, मिल जाएगा आपको। एक बार ध्यान से देखो बच्चा, आपके पास क्या है, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, और ये Na2CO3 जो होती है सॉलिड कार्बोनेट, सॉलिड सोडियम कार्बोनेट जो होती है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होती है। तो क्या सही में आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाता, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपको यहाँ पे मिलेगा तो पता है क्या मिलेगा आपको, आपको यहाँ पे मिलेगा, ये देखो Na2SO4 मिलेगा। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, आपको मिल जाएगा Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट मिलेगा। ठीक है, और यहाँ देखो आपके पास क्या है, यहाँ देखो आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास कार्बोनेट है, तो इस कार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालो, तो देखो Na2SO4 अब आपके पास क्या बचा, ये दो हाइड्रोजन बचे हैं और इसमें से एक ऑक्सीजन बचा है, तो सीधी बात नो बकवास H2O मिल जाएगी। आई समझ, सब लोगों को आ गई है समझ ये चीज कि नहीं आई, बता दो जल्दी से, सब लोगों को आ गई समझ, कैसे किया ये बैलेंस, देख लो देख लो ये बैलेंस कैसे किया है, आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, पांचवा सवाल है हमारा, सजेस्ट अ सेफ प्रोसीजर ऑफ डाइल्यूटिंग अ स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ठीक है, आपको क्या करना है कि एक सेफ प्रोसीजर बताना है जब भी आप एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करना चाह रहे हो तब क्या ही करोगे, क्या करोगे, कभी पानी में एसिड मिलाना है, एसिड में कभी भी पानी नहीं मिलाना, वही है, वही चीज बताना है आपको। ठीक है, name the salt formed when sulfuric acid is added to sodium hydroxide and write its pH. Dry hydrochloric gas does not change the color of dry blue litmus paper. Why? देख लेते हैं, देखो सजेस्ट सेफ प्रोसीजर, सेफ प्रोसीजर क्या बोला मैंने, सेफ प्रोसीजर यही होगा कि वाटर में, पानी में आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड मिलाना है, ना कि इसका उल्टा करना है। इसके उल्टे करने से क्या हो जाएगा, इतना भारी भयंकर सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है कि वो आग ही पकड़ लेगी। नेम द सॉल्ट फॉर्म्ड व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू
सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड राइट इट्स पीएच। तो आपके पास है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH और साथ में आपके पास है H2SO4। अब ये रिएक्शन जब होगी तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये H2 हो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है आपके पास, और ये है आपके पास Na, ये है आपके पास SO4। तो क्या करोगे बच्चा, क्या करोगे, सोचो जरा, क्या करोगे यहाँ पे। हाँ, वो सेम अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक रिएक्शन लिख के बताया, वैसे थोड़े देर पहले मैंने आपको एक रिएक्शन लिख के बताया, तो जरा सोच के यहाँ पे आंसर देना, वही सेम चीज होने वाली है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी सी जो है बैलेंस करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे आपके पास एक Na है, एक Na से काम नहीं चलेगा, क्योंकि SO4 के पास जो चार्ज होती है वो होती है SO4 2-। इस 2- चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे आपको 2Na जोड़ना पड़ेगा, और तब जाके ये बनेगा Na2SO4। ठीक है, जैसे ही Na2SO4 बन जाएगा तो यहाँ पे देखो आपके पास 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास और 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आपके पास 2 ऑक्सीजन है। तो साथ में यहाँ पे लिख लो 2H2O, 2 2s are 4, ये देखो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन खत्म, और यहाँ पे आपके पास 2 ऑक्सीजन थे, तो ये देखो 2 ऑक्सीजन, बस बराबर, यही होना था, यही होना था। फिर देखो दूसरा क्या लिखा है कि ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होती है ये क्या करती है, ये लिटमस के कलर को चेंज नहीं करती। आपको भी पता है कि आपको जो है H+ आयॉन्स निकलना चाहिए, तो अगर ये ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो भैया H+ आयॉन्स कहां से निकल के आएगा, नहीं आएगा ना, इसीलिए तो ड्यूरिंग द डाइल्यूशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ऑलवेज एड एसिड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। हमेशा पानी में एसिड को मिलाना है। डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक process as acid has strong affinity for water. Large amount of heat is produced on mixing the acid with water, और इसीलिए acid is always diluted by adding the acid to water slowly and with constant stirring। ठीक है, अब सोडियम सल्फेट सॉल्ट इज फॉर्म्ड जब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रही होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और सोडियम सल्फेट जो है ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है। क्यों, क्योंकि ये भी तो स्ट्रॉन्ग है, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी तो स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका न्यूट्रल, ये हो जाएगा आपका न्यूट्रल, और साथ में आपको यहाँ पे पानी भी मिल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 7 pH का, बस दैट्स इट। अब तीसरा क्या था, थर्ड भी था, ठीक है। कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर नहीं चेंज होती है, क्योंकि उसको क्या चाहिए, उसको H+ आयॉन्स चाहिए। अब वो ड्राई होगा तो H+ आयॉन्स नहीं आएगा, H+ आयॉन्स नहीं आएगा, साथ में हाइड्रोनियम आयन H3O+ वो भी नहीं रहेगा, तो इसीलिए नहीं होती है। अगर HCl को आप मॉइस्ट लिटमस पेपर के सामने लेके जाओगे, ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस, ड्राई HCl गैस, लेकिन मॉइस्ट लिटमस अगर आपके पास हो जाएगी ना, तो लिटमस की कलर बदल जाएगी, क्योंकि मॉइस्ट हो गया, तो H+ आयन को जो है वो खींच लेगा अपने और। ठीक है, ऑलराइट, तो ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये लिटमस के कलर को, ड्राई लिटमस के कलर को चेंज नहीं कर सकती। चलो जी, बढ़िया, छठे सवाल पे आ गए बच्चा। छठा सवाल है हमारा, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर को कैसे प्रिपेयर करते हैं, CaO2 तो नहीं होता, CaOCl2 होता है ना, हाँ CaOCl2 ही होता है, यस। Okay, how is bleaching powder prepared and for what purpose it is used in drinking water? Bleaching powder को prepare करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, और साथ में जो है जरा सा क्लोरीन गैस ले लेते हैं। इससे हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा CaOCl2, और साथ में हमें क्या मिल जाएगा, H2O। तो ये बन जाएगा हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इस तरह से आप ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर कर सकते हो, और इसका हम इस्तेमाल क्यों करते हैं ड्रिंकिंग वाटर में, क्योंकि ये प्योरीफाई कर देता है। ठीक है, ये क्या कर देता है, ये एक डिसइंफेक्टेंट की तरह काम कर सकता है, यानी कि ये पानी में प्रेजेंट, पानी में मौजूद जो आपके पास बैक्टीरिया वगैरह है उसको ये मार सकता है। आ गया हो समझ, आ गया हो, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, chemical formula of bleaching powder is CaOCl2. It is prepared by the action of chlorine gas on dry slaked lime CaOH2. ये बन गया आपका bleaching powder. Chlorine used in the above reaction is a byproduct produced during the electrolysis of brine, and it is used in disinfecting drinking water as chlorine liberated by it kills the germs. आया, चलो
आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन, ये हमारे पास एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है। देखो बच्चे, अ पीस ऑफ जिंक विच इज रिएक्टिव मेटल, जिंक जो है ये एक रिएक्टिव मेटल होती है, जिंक काफी चीजों के साथ रिएक्ट कर सकती है। इसको हमने ड्रॉप किया टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, और एक जिंक सॉल्ट वो बन गई, साथ में हाइड्रोजन गैस भी हमें मिल गया। और इससे हमने क्या किया, हमने जो है इस रिएक्शन को दिखा दिया कि जिंक जो है किसी चीज के साथ रिएक्ट कर रही है, जिंक सॉल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस भी बन रहा है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द सब्सटेंस दैट जिंक वाज ड्रॉप्ड इनटू। देखो पानी के साथ अगर मैं मिलाऊंगी जिंक को तो जिंक सॉल्ट तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन के साथ मिला दूं तो क्या बन जाएगा। देखो Zn प्लस HCl अगर मैं लूं तो फिर ये बन सकता है ना ZnCl, और साथ में हाइड्रोजन गैस बिल्कुल बन सकता है। ये तो क्या लगता है आपको, बिल्कुल बन सकता है। अ सोल्यूशन ऑफ जिंक सॉल्ट, बच्चे जिंक सॉल्ट का ही अगर कोई सोल्यूशन लूं तो ये तो आपस में कैसे ही, मतलब एक दूसरे से कैसे भिड़ेंगे, नहीं भिड़ेंगे। ये भी कहेगा कि और तुम्हारे पास भी जिंक है, मेरे पास भी जिंक है, तो क्या करें, ऐसे रह जाते, वो ऐसे ही रह जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आई थिंक करेक्ट आंसर होना चाहिए ओनली क्यू। मेरे हिसाब से होना चाहिए ये ओनली क्यू, लेकिन आपको क्या लगता है बताओ। ओनली क्यू ही होना चाहिए ना, मुझे तो लग रहा है कि ओनली क्यू ही होना चाहिए, पर आप बता दो, एक बार सोचो क्या लगता है आपको। ओनली क्यू ही होना चाहिए। यस, वेरी वेरी गुड, वी आर राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बच्चे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए आपको क्या करना है, आपको बस इन ऑप्शंस में से ढूंढना है कि कहां पे आपके पास एक एसिड है और कहां पे आपके पास एक बेस है। तो सीधी बात, नो बकवास, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यही होगा, क्योंकि HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब एक प्रॉपर बढ़िया तगड़ा सा एक बेस, एंड दैट्स इट। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा सोडियम नाइट्रेट और साथ में वाटर। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो पायल ने क्या किया है, पायल ने कुछ किया है, पायल ने कुछ एक हरकतें कर दी है, ठीक है। और पायल क्या कह रही है, देखो पायल कह रही है, पायल हैज टू अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। वाइन जिसकी पीएच है 4.0, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसकी पीएच है 10.5, ब्लड जिसकी पीएच है 7.4, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज करेक्ट। यार इतना आसान सवाल है, क्या करोगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को सबसे पहले रखो, फिर रखो ब्लड को और फिर रखो वाइन को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज हैज अ ग्रेटर पीएच देन ब्लड एंड देन इट हैज अ ग्रेटर पीएच देन वाइन, दैट्स इट, ठीक है। वाइन जरा से एसिडिक होती है, ठीक है। चलो अब आ गए हैं हम असर्शन एंड रीजन वाले बेस्ड क्वेश्चन पे। तो देख लो, दिस कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स, आपके पास एक असर्शन रहेगा, आपके पास एक रीजन रहेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, या तो दोनों ए एंड आर ट्रू, और आर जो होगी वही करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होगी, या तो दोनों असर्शन एंड रीजन ट्रू होगी और आर जो होगी वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होगी, या तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, या फिर ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इस तरह के जवाब आपके पास हो सकते हैं, दोनों गलत नहीं हो सकते, दोनों गलत नहीं हो सकते, ठीक है। चलो देखते हैं। असर्शन जो है देखो, अ व्हाइट वॉश्ड वॉल डेवलप्स अ कोटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आफ्टर अ फ्यू डेज। कैल्शियम ऑक्साइड ऑन द वॉल रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। क्या लगता है ये सही है कि ये गलत है। बच्चा देखो जरा बताओ, सोच के बताओ मुझे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक व्हाइट वॉश मतलब दीवारों की पुताई कर दी, दीवारों की क्या कर दी, पुताई कर दी, ठीक है मतलब आपने सफेद रंग का जो है पूत दिया उसको। जब आपने ये कर दिया तो ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे उसमें एक कोटिंग बन जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की, कुछ दिनों के बाद क्या हो जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट की जो है इसमें कुछ दिनों के बाद क्या बन जाती है इसमें, ठीक है। कुछ दिनों के बाद कैल्शियम कार्बोनेट की इसमें कोटिंग बन जाती है, ठीक है। अब वॉल में जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो स्लोली रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये तो गलत लग रहा है मेरे को, दया कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा लग रहा है आपको, कुछ तो गड़बड़ है मुझे लग रहा है। क्या लगता है आप लोगों को बच्चे, जरा बताओ एक बार, क्या लगता है आप लोगों को, क्या लग रहा है आप लोगों को, हाँ क्या लग रहा है। यहाँ पे एक चीज जो है ना, जो मैंने कही ना कि दया कुछ तो दाल में गड़बड़ है, तो वो गड़बड़ पता है क्या थी, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कैल्शियम ऑक्साइड, गड़बड़ यही चीज हुई, ठीक है। तो पहला जो आपका असर्शन है वो तो बिल्कुल बराबर है, सरासर एकदम एकदम 100% सच्चाई।
लेकिन जो ये कह रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड ऑन द वॉल है, बच्चे कैल्शियम ऑक्साइड थोड़ी होता है वॉल पे यार। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? क्विक लाइम, ठीक है। तो आपके वॉल पे जो आपने पुताई करी है वो कैल्शियम ऑक्साइड थोड़ी होता है, वो क्या होता है? वो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है। वो क्या होता है? वो होता है स्लेग्ड लाइम। और ये जो स्लेग्ड लाइम होता है, हाँ, वो जरूर धीरे धीरे हवा में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा बहुत है उसके साथ रिएक्ट कर देता है। तो अपन को लिखना पड़ेगा, जो हमारा असर्शन है वो बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा रीजन जो हो गया ये हो गया है फॉल्स। रीजन जो हो गया ये हो गया है हमारा फॉल्स, ठीक है। आपको बस इतना ही लिखना है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, बिल्कुल सही बात है। चलो 11वें क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। वीक एसिड के पास लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, बिल्कुल सही बात है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के पास इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस है, कैसे ही हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। पहला सेंटेंस बता ही रहा है कि वीक एसिड के पास लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास लेस अमाउंट ऑफ H प्लस आयॉन्स भी होता है। तो ये इज द करेक्ट आंसर, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। और इसी बात पे हमारा आज का सेशन हो गया है खत्म। तो थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो, आप लोगों को सारी चीजें समझ आई हो। अगर कोई भी चीज आपको नहीं समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिख देना, ताकि हम आपको समझा पाए। हम कमेंट्स को देखते हैं, ठीक है, कमेंट्स को पढ़ते भी हैं। तो जरूर बता देना। विद दिस नोट, लॉट्स ऑफ लव एंड टाटा बाय बाय। आई विल सी यू लेटर गाइस।